नमस्ते, मैं प्राध्यापक सचिन मदन जाधव, SGM कॉलेज कराड़। दोस्तों, हिंदी साहित्य में गज़ल एक अलग पहचान रखने वाली विधा है। शिवाजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के लिए दुष्यंत कुमार की गज़ल अध्ययन के लिए समाविष्ट की गई है। तो आज हम दुष्यंत कुमार की एक गज़ल हो गई है पीर, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, गज़ल विधा क्या है इसको हम समझ लें, फिर आगे बात बढ़ाएंगे। गज़ल का शाब्दिक अर्थ है प्रेमिका से वार्तालाप। जब एक प्रेमी अपने प्रेमिका से बात करता है, उसके संबंध में बात करता है, तो उसको गज़ल माना जाता है। परंपरागत अरबी फारसी से लेकर हिंदी में जब गज़ल अस्तित्व में आई तब तक यही उसका प्रचलित अर्थ था, और इसीलिए शुरुआती दौर में जो गज़ल लिखी गई उसमें हम पाते हैं कि वह सर्वव्यापी विषय प्रेम को लेकर ही आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। आज भी हम फिल्मों में जिन गज़लों को सुनते हैं, देखते हैं, गुनगुनाते हैं, वो ज़्यादातर गज़लें प्रेम इस विषय पर केंद्रित रही है। तो गज़ल का जो शाब्दिक अर्थ है प्रेमिका से वार्तालाप, ये आज तक बना हुआ है। लेकिन अब गज़ल थोड़ा इससे भी आगे निकल गई है। गज़ल शुरुआती दौर में जो सिर्फ दैहिक सौंदर्य को प्रतिपादित करने वाली होती थी, अब उसमें भावनाओं का अंतर्भाव भी हुआ है। उसमें कोमल भावनाओं की चर्चा की जाती है। उससे आगे निकलकर गज़ल आज सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भाष्य करती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए आधुनिक गज़लकारों में शायद प्रेम परक गज़लें लिखने वाले बहुत कम गज़लकार रहे हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर, उनके यथार्थ चित्रण पर गज़लों का निर्माण सबसे ज़्यादा आज के दौर में होने लगा है। दुष्यंत कुमार का जहाँ तक गज़ल से संबंध है, उन्होंने भी अपने शुरुआती दिनों में प्रेम परक गज़लें लिखी। ऐसा नहीं कि वो सीधे सामाजिक से जुड़ गए, क्योंकि 20-22 वर्ष की जो अवस्था है, ये मनुष्य के जीवन का वसंत ऋतु है, और इस वसंत ऋतु में हर व्यक्ति के मन में प्रेम जन्य कोमल भावनाएं निर्माण होती है। तो दुष्यंत कुमार साहब की गज़लों में भी हमें प्रेम दिखाई देता है। लेकिन दुष्यंत कुमार की खासियत यह है कि उन्होंने गज़ल को उर्दू के कटघरे से थोड़ा बाहर निकालकर हिंदी में स्थापित करने की कोशिश की, और इसीलिए उनके गज़लों में उर्दू के शब्दों का परिवर्तित रूप दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि उर्दू के शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन उनका प्रयोग थोड़ा अलग है, जानबूझकर है, अनजाने में ये प्रयोग नहीं आया, क्योंकि वो ये मानते हैं कि मेरी गज़ल उन लोगों के लिए है जो जिस भाषा में बोलता है। तो उनकी साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा में अंतर नहीं है, और इसीलिए वो गज़लों के संदर्भ में कहते हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वह गज़ल आपको सुनाता। शुरुआती दौर में उन्होंने जो प्रेम परक गज़लें लिखी, बहुत नायाब गज़लें रही। एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहाँ राह भूल जाता, तू किसी रेल की पटरी से गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ। तो इस दौर की गज़लें भी उन्होंने लिखी, लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति में जिस प्रकार प्रौढ़ता आती है, दुष्यंत कुमार के गज़लों में भी हमें ये प्रौढ़ता दिखाई देती है। ये प्रौढ़ता इतनी आगे निकल गई कि उस प्रौढ़ता को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। मतलब तत्कालीन काल में जो गज़लें उन्होंने लिखी, तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर स्थितियां बदलती गई, काल परिवर्तित होता गया, लेकिन उनकी गज़लें
जितनी प्रासंगिक तब थी उतनी ही प्रासंगिक आज भी है। और इसीलिए दुष्यंत कुमार को जो प्रसिद्धि मिली, उस प्रसिद्धि का एक कारण उनका गज़लकार होना है। उन्होंने अन्य विधाओं में भी लेखन कार्य किया है, लेकिन उनके प्रसिद्धि का ज़्यादातर हकदार उनका गज़ल रूप ही रहा है, गज़लकार रूप ही रहा है। और इसीलिए उनकी जो अंतिम पुस्तक है साये में धूप, जिसकी चर्चा किए बगैर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य का इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता, या गज़ल का, हिंदी में लिखी जाने वाले गज़लों का इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता। वो उनकी जो किताब है बहुत छोटी किताब है, जो अंतिम किताब है, 1975 के दरमियान ये प्रकाशित हुई थी और इसी दौरान उनका देहांत भी हुआ था। तो ये साये में धूप, जिसमें सिर्फ 52 गज़लें समाविष्ट की गई है, उसमें से ये एक गज़ल है। ये किताब इतनी छोटी है कि अगर चाहे तो आप इसे मिनटों में समेट सकते हैं, लेकिन इसका जो भाव है वह आपको आजीवन रस प्रदान करने के सक्षम, अपनी सक्षमता रखता है। और इसीलिए गागर में सागर भरने की जो क्षमता दुष्यंत में है, मेरी दृष्टि में शायद बहुत कम लोगों में यह क्षमता पाई जाती है। और इसीलिए गज़लकार के इतिहासों में दुष्यंत कुमार का नाम बड़ी अदब से लिया जाता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि उनकी गज़लें, मैंने जैसा कि बताया कि प्रेम से निकलकर ज़मीनी स्तर पर उतरने वाली उनकी गज़लें हैं, सामाजिकता से जोड़ने वाली उनकी गज़लें हैं, राजनीति का प्रतिबिंब उनकी गज़लों में दिखाई देता है। ये भी एक उसी सिलसिले में लिखी हुई गज़ल है। जिस दौरान साये में धूप रचा जा रहा था, वह आपातकाल का दौर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 25 सितंबर और 26 सितंबर के बीच मध्य रात्रि को आपातकाल घोषित किया था। 21 माह तक यह आपातकाल जारी रहा। इस आपातकाल का जो परिणाम हुआ, उसमें सबसे और महत्वपूर्ण परिणाम व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन होने लगा। व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार के लिए तरसने लगा और उससे जो उसे पीड़ा उठानी पड़ी, इसलिए दुष्यंत कुमार ने अपनी गज़लों में उसे वाणी देने का काम किया है। दुष्यंत कुमार ने बेशक गज़लें लिखी, लेकिन ये गज़लें किसी मुशायरे में नहीं पढ़ी जाती। ये वो गज़लें हैं जो प्रयाण गीत बन गई, जिसको सुनते सुनाते लोग अपने हाथ में झंडा लिए आगे निकल गए। ये ऐसी गज़लें हैं, ये ऐसे शेर हैं जो सभा को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। लोगों में जो चेतना सोई हुई है, उसको जगाने का काम दुष्यंत कुमार की गज़लों ने किया है। और इसीलिए ये गज़लें मुशायरे का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन सभाओं का हिस्सा ज़रूर बनी। और इसमें से ऐसे बहुत सारे शेर हैं जो आपने कहीं ना कहीं बेशक सुने होंगे या आपने खुद प्रयोग किए होंगे। एक दौर ये भी था कि संसद तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी थी। संसद में आज भी दुष्यंत कुमार की गज़लें दोहराई जाती है, उनके शेर पढ़े जाते हैं। तो देखिए, आइए देखते हैं उनकी ये गज़ल। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कवि ये कल्पना कर रहा है, ये यथार्थ है कि अब हमारी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई है कि वह हिमालय से समकक्षता रखता है। और आप तो जानते हैं कि हिमालय में जब बर्फबारी होती है
और फिर उसे धूप मिलती है तो उससे गंगा बह निकलती है, और ये गंगा करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन अपनी पानी से सींच कर हरा भरा कर देती है। कवि ऐसा सोचता है कि मेरी पीड़ा इस कदर बड़ी हो जाए, जनता की पीड़ा इस कदर बड़ी हो जाए कि इससे ऐसा झरना फूटे जो हजारों करोड़ों लोगों के जीवन को सुखदायी बने। और इसीलिए कवि कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आवाहन है दोस्तों, ये किसी प्रेमिका का वर्णन नहीं है। इसीलिए गजलों को जिन शब्दों में ढाला जाता है, गजलों को जो मौसीकी प्रदान की जाती है, वो यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ ये प्रयाण गीत के रूप में ही आगे आई है और यही उसका लहजा है। दुष्यंत कुमार की खासियत यह है कि उनके शेर आपको गुदगुदाएंगे नहीं, उनके शोर आपको झकझोरेंगे, हिलाएंगे, चेतित करेंगे। सोए हो तो उठाएंगे, अगर उठे हो तो दौड़ाएंगे। और यही बात है उनकी गजलों में। आगे वो कहते हैं, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि जानता है कि तत्कालीन काल में जेपी ने जो आंदोलन छेड़ा था और जिस आंदोलन में दुष्यंत कुमार के शेर पढ़े जाते थे, लोगों को चेतित करने के लिए, उकसाने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए, उन शेरों की सहायता से लोगों में जो चेतना जाग हुई थी, उसके कारण यह व्यवस्था हिल उठी। लेकिन कवि ऐसा मानता है कि दीवार हिलने से कुछ नहीं होता। आप भी जानते हैं कि एक रेक्टर स्केल, 2 रेक्टर स्केल, 3 रेक्टर स्केल भूकंप हमारी दीवारें पचा लेती है, वो गिरेगी नहीं। अगर इस इमारत को गिराना है तो कम से कम 6 रेक्टर स्केल के आगे का भूकंप चाहिए। कवि ये मानता है कि मेरी गजलें उस भूकंप की तरह हो, लोगों को इतनी जागरूक करे कि व्यवस्था हिलाने भर के लिए यह आंदोलन न हो तो यह व्यवस्था ही टूट जाए जिसमें सामान्य लोगों का शोषण होता है। एक नई व्यवस्था का निर्माण हो। जब तक पुराना ढांचा न गिराया जाए, नए का निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण से पहले विध्वंस जरूरी है। समाज हित के लिए ये समाज की दकियानुसी व्यवस्था तोड़नी बहुत जरूरी है। और इसीलिए कवि कहते हैं, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, आगे कवि कहते हैं, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए ये लाश चलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कवि को अपने काव्य पर, अपनी गजलों पर इतना भरोसा है कि जिंदा लोग तो उठ खड़े होंगे ही होंगे, आंदोलन में सम्मिलित होंगे ही। लेकिन कवि का दावा यह है कि परिवर्तन ऐसा हो, आंदोलन ऐसा हो कि जो इससे नजरें चुरा रहे हैं, जो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस आंदोलन के कारण अपने कान पर जूं तक नहीं रेंगने देते, ऐसे मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का काम यह आंदोलन करे। और इसीलिए कवि कहते हैं, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। लाश और जिंदा आदमी में कोई विशेष फर्क नहीं होता, सारी चीजें वही है, बस चेतना की कमी है। कवि ऐसे मन से मरे हुए व्यक्ति में चेतना लौटाना चाहता है ताकि वो भी समाज के साथ जुड़ जाए, समाज का एक हिस्सा बने, आंदोलन का हिस्सा बने और ये व्यवस्था रूपी जो दीवार है उसकी बुनियाद हिल जाए।
ये व्यवस्था फिर से ऐसे बने जिससे सबका भला हो। और इसीलिए कवि कहते हैं, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। अब ये वो दौर है दोस्तों कि जब मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लोगों को ऐसा लगा था कि देश आजाद हुआ, अब हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा, अब हमारे सारे सपने साकार होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक शेर में कवि कहते हैं, कहा तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। तो सरकार ने वादे किए थे, सरकार ने बताया था कि अब हर घर में एक एक चिराग होगा, बिजली होगी, पानी होगा, सड़कें होगी पक्की। लेकिन आप जानते हैं कि आज़ादी के 70 वर्ष पश्चात भी ये सपने आज भी किन्हीं लोगों के लिए सपने ही हैं। आज भी हर जगह बिजली नहीं पहुंची, आज भी हर जगह सड़क नहीं पहुंची, आज भी पानी के लिए घंटों पैदल चलना पड़ता है। और इसीलिए कवि कहते हैं, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहा चिरागा मैसर नहीं शहर के लिए। तो आज भी ऐसे गांव हैं जिस गांव में बिजली का एक भी खंभा नहीं है, और वादे तो किए थे कि हर घर में बिजली होगी। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है, या ये जो व्यवस्था के कारण समाज का जो अधपतन हो रहा है, समाज की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस व्यवस्था को ही तोड़ना पड़ेगा, एक नई व्यवस्था लानी होगी। और इसीलिए कवि चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है ये सर्वव्यापी बने। और इसीलिए कवि कहते हैं, हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। अब दोस्तों, ये आपातकाल का दौर है, जब अभिव्यक्ति के माध्यम पर पाबंदियां थी, सभी विरोधी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी, प्रेस को खुली छूट नहीं थी, जबरन नसबंदी कराई जा रही थी। बहुत से ऐसे किस्से हैं जो आपातकाल से जुड़े हैं और अमानवीय हैं। तो इन अमानवीय स्थिति को भी प्रकट करने की अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य आपको नहीं था, तो उन सारे दुखी, पीड़ित, विद्रोही युवाओं को अपनी वाणी से प्रकट करने वाले ये कवि दुष्यंत कुमार हैं। कवि आगे कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो शुरू से कवि यही कह रहे हैं। ये जो शेर है ये उनके गजल का प्राण है। कवि कहना क्या चाहते हैं, गजलकार कहना क्या चाहते हैं? तो यही कहना चाहते हैं कि मैं बवाल मचाने के लिए नहीं आया हूं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं आया हूं, लोग मुझे सुने, मेरा नाम ले, मैं लोगों में मशहूर हो जाऊं, इसके लिए मैं यहां नहीं आया हूं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो मैं स्थितियों में परिवर्तन लाना चाहता हूं, समाज की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाना चाहता हूं। और जब तक ये सुधार नहीं आएगा मेरा मकसद सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा मकसद निजी नहीं है, सार्वजनिक है, मेरे अकेले के हित से जुड़ा हुआ नहीं है, सबके हित में मेरा अपना हित है। और इसीलिए कवि कहता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि लोग हंगामा इसीलिए खड़ा करते हैं ताकि कुछ प्राप्त हो सके, ताकि कुछ मिल जाए, ताकि लोग चुप कराने के लिए आगे निकल आए और इस हंगामा करने और चुप कराने में जो मिली भगत होती है उसका व्यक्तिगत लाभ उठाया जाए। लोग व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होकर साधनाएं करते हैं। कवि सबके हित के लिए रात रात जाग कर ये गजल लिख रहा है जो सुबह सड़कों पे दोहराई जाएगी।
कवि का कर्म दोहरा कर्म होता है। कवि सिर्फ वाणी से बोलता नहीं, कवि के अंदर की जो भावनाएं हैं वो इतनी तीव्रतर होती है कि वो रात में उसे सोने नहीं देती। रात रात जागकर एक एक शब्द को टटोल कर वह अपने काव्य में उसे स्थान देता है, ताकि वह इस सोए हुए समाज को भी उसी भावना से प्रेरित कर सके जिस भावना से कवि रात भर जागा है। ये आपातकाल का जो दौर है, ये इतना कठिन दौर था कि लोगों की इतनी हानि हुई, सांपत्तिक हानि हुई, मानसिक हानि हुई, जो ब्रिटिश काल के बराबर की थी। और इसीलिए कवि उन सभी दुखियारी लोगों को आवाज देने के लिए भिन्न भिन्न गजलें लिखकर उसे वाणी देने का काम करता है। कवि जानते हैं कि ये समाज जो है इतना सोया हुआ है कि ऐसे एकदम से जागेगा नहीं। उनका एक और शेर था, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ कैसे जलसा हुआ होगा। तो कवि को पूरा पता है कि जिनके लिए वो ये गजल लिख रहा है, जिनको चेतित करने की कोशिश की जा रही है, वो बरसों से सोए हुए लोग हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदल जाए। हंगामा खड़ा करके मैं अपने लिए कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। ये वो कवि है जो अपने आकाशवाणी भोपाल केंद्र में सहायक संचालक पद पर काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी में थे और सरकार के विरोध में लिख रहे थे, व्यवस्था के विरोध में लिख रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप किसी सिस्टम का हिस्सा हो और उसी सिस्टम के खिलाफ आप कुछ लिखे तो सिस्टम चुप नहीं बैठता, ये व्यवस्था चुप नहीं बैठती। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब ने उन्हें बुलाया क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ लिख रहे थे। उनका एक शेर था, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। ऐसे शेर उन्होंने गढ़े। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें बुलाया और कहा कि ये आप व्यवस्था के विरुद्ध लिख रहे, सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। दुष्यंत कुमार साहब ने एक ही प्रश्न पूछा कि अगर आप मेरे स्थान पर होते, आप भी एक कवि है, तो आप क्या लिखते? इसका जवाब तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं दे पाए और दुष्यंत कुमार साहब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी लिखने में सक्षम थे। व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने में वे चूके नहीं। आगे कवि कहते हैं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो कवि जानता है कि जब भी कोई आंदोलन छेड़ा जाता है तो नेतृत्व की लड़ाई होती है। मैं आगे बढ़ूं या तुम आगे बढ़ो। कवि को अपना नेतृत्व बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोई ओड़ नहीं है। कवि की इच्छा है, गजलकार की इच्छा है, दुष्यंत साहब की इच्छा है कि ये व्यवस्था बदल जाए। बदलने वाला कौन हो? कोई भी हो। इसलिए तो कवि कहते हैं, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये व्यवस्था बदलने की जो चाह है, इच्छा है, परिवर्तन की जो आकांक्षा है, वो लौ बन जाए, मशाल बन जाए और इस पुरानी व्यवस्था को तोड़ दे, नष्ट कर दे, जला डाले और नई व्यवस्था का निर्माण करें। दुष्यंत कुमार साहब अपने गज़लों में इसी व्यवस्था विरोधी वातावरण का निर्माण करते रहे। ये उनका अंतिम गज़ल संग्रह दुष्यंत कुमार के संदर्भ में हम सभी जानते हैं कि बड़ी अल्पायु अवस्था में उनकी मृत्यु हुई
1975 आपातकाल के दौरान ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, लेकिन उन्होंने जो गज़लें लिखी आज भी प्रासंगिक है। शायद विधाता नहीं चाहता था कि वो ऐसी बहुत सारी गज़लें आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाएं, क्योंकि उन्होंने जो 52 गज़लें लिखी वो ही इतनी सशक्त थी कि पीढ़ियाँ बदलती जाएगी, लेकिन इन गज़लों की प्रासंगिकता कभी नहीं बदलेगी। तो आज हमने दुष्यंत कुमार साहब के हो गई है पीर इस गज़ल पर चर्चा की। धन्यवाद।